या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे अबाउट अवर कुछ असिंक्रोनस कॉल थे। तो हमारा क्या यहाँ पर ये रियल टाइम यूज केस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेयर्स अप्रोच फॉलो करते हैं। तो हमारे पास में ये इस सर्विस लेयर के ऊपर काफ़ी चीज़ों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इट विल टेक केयर बाय आवर आईओसी कंटेनर। तो ये हमारे रियल टाइम यूज केस में यहाँ पर जो हमारा सर्विस का जो लेयर है, उसके अंदर हम जो भी बिजनेस लॉजिक राइड कर रहे हैं, उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें इंटरनली करते हैं। तो एक पर्टिकुलरली मेथड के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो बेसिकली हमारे पास में किसी भी तरीके का मेथड है, नॉट ओनली अवर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पर भी हम हमारे बिजनेस लॉजिक को राइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी कोड है उसको राइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, काफ़ी सारा कोड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस लॉजिक। तो इस पर्टिकुलरली बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या होते हैं कि कुछ कॉल जो होते हैं वो सिंक्रोनस कॉल होते हैं। सिंक्रोनस कॉल मतलब कि ये रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। ये जैसे कि हमने लेयर्स पे कॉल किया बैकएंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स का क्या करेंगे, वेट करेंगे और उसके बाद में एग्जीक्यूशन आगे की तरफ जाएगा यहाँ पर ये। लेकिन कुछ कॉल जो होते हैं हमारे पास में असिंक्रोनस कॉल होते हैं। तो असिंक्रोनस कॉल रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है उनका और प्रोग्राम का फ्लो आगे की तरफ जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में तो बहुत ज़्यादा ही लेवल पे होता है और बैक एंड प्रोग्रामिंग में भी ये अच्छे से होता है। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन रहती है जहाँ पर हमको असिंक्रोनस कॉल करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर कभी मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं हमारे लॉजिक के अंदर, तो हमको उसके लिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना है। मेल मैसेज या कोई हम फ्रिक्वेंटली डेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं काफका के थ्रू। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि डेटा स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। तो स्प्रिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वेब फ्लक्स, तो वो उसी के लिए, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए ये। तो स्प्रिंग तो क्या है, सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन है, बट यहाँ पर जो है वो ये हमें एक प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज केसेस लगते हैं ये। तो ये तो अभी यहाँ तक की बात हो गई यहाँ पर ये। अभी हम पहले ये देखते हैं कि स्प्रिंग के अंदर क्या है हमारा। एक टॉपिक है हमारा कि यहाँ पर क्या है, स्कोप कौन कौन से। तो क्या होता है कि स्प्रिंग यदि जावा को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपने आप में उस ऑब्जेक्ट की एक लाइफ साइकिल मेंटेन करता है। जैसे कि सर्वलेट की अपनी लाइफ साइकिल होती है, तो उसके कुछ मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट कर दो तो वो एक टाइम पर कॉल होती है। तो हमारे लाइफ के अंदर कुछ फेजेस होते हैं, वैसे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट की लाइफ में कुछ फेजेस होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग ने, जो हम क्रिएट करते हैं न्यू के थ्रू, जिसमें कंस्ट्रक्टर कॉल होना जरूरी रहता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके अलावा उस ऑब्जेक्ट में लाइफ साइकिल मेथड होती है, तो वो उसको कोई कोई ना कोई कंटेनर कॉल करता है। यदि हम लोग सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको सर्वर का कंटेनर जो है मैनेज करेगा। हम लोग स्प्रिंग को कॉल करते हैं तो स्प्रिंग का कंटेनर मैनेज करेगा। तो एक होता है हमारे पास में लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग ऑब्जेक्ट, जो स्प्रिंग के कंटेनर ने क्रिएट किया है। तो वो उसकी लाइफ साइकिल हुआ करता है, मैनेज करता। तो स्प्रिंग के कंटेनर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको स्कोप प्रोवाइड करना और उसको लाइफ साइकिल ही मैनेज करना की। तो लाइफ साइकिल ऑफ अवर स्प्रिंग ऑब्जेक्ट और स्कोप, तो स्कोप क्या है
कि वो ऑब्जेक्ट को किस टाइप का बनाना है, उसको सिंगलटन टाइप का बनाना है, उसको प्रोटोटाइप टाइप का बनाना है, या उसको जब हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हर रिक्वेस्ट के ऊपर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हर यूज़र के लिए सेशन क्रिएट करना है। तो मेन मेन तो ये है, और एक आध दो अभी स्कोप और ऐड हुए हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट समथिंग। तो ये जो है ये सिंपल ऑब्जेक्ट में लगते हैं, सिंगलटन प्रोटोटाइप, वो रिक्वेस्ट और सेशन वेब एप्लीकेशन में लगते हैं। तो स्कोप का मतलब ये कि सिंगलटन मतलब ऑलवेज का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और प्रोटोटाइप मतलब जब भी ऑब्जेक्ट की डिमांड करोगे तो एक नया ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा ही। तो उस केस में हमें प्रोटोटाइप का यूज़ करना है। तो स्कोप को हम देखते हैं अभी आगे, इसके पहले हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ऑटो वायरिंग क्या है यहाँ पर ये। ये सब स्प्रिंग के फंडामेंटल है, स्प्रिंग बूट में सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट स्प्रिंग बूट के अंदर मेन जो स्प्रिंग बूट का काम है वो है एप्लीकेशन को क्विकली क्रिएट करना। स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब तो स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी है ही। जस्ट उसका जो मेन काम है वो स्प्रिंग को एप्लीकेशन को क्विकली क्रिएट करना, ताकि हम बिजनेस लॉजिक पर काम कर सकें। तो स्प्रिंग बूट में एडवांटेज रहते हैं कि हमारा हमको जो कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक XML को राइट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग जैसे ही लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ से पहले XML राइट करना पड़ता है, फिर हम लोग कंटेनर से इंटरेक्ट करते हैं, और धीरे 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 करके जब हम लोग स्प्रिंग बूट की तरफ आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि हमारा जो पर्टिकुलरली XML जो है उस वो ख़त्म ही हो जाएगा। और भी जो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में भी आगे बताने वाला हूँ वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। स्प्रिंग बूट में क्या है कि वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म होता है उसमें, ये सब राइट करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। हम लोग जो फोकस करते हैं इस पार्ट पे नहीं करते, हम सिर्फ लॉजिक पे फोकस करते हैं। लॉजिक मतलब जो हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हमको बिजनेस की जो मेथड मिल रही है, जो हमें एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जस्ट हम उसके लॉजिक पे फोकस करते हैं। और करंटली वो लॉजिक भी जो है उसमें काफ़ी सारा कोड जो है हमारे AI टूल बना के दे देते हैं राइट नाउ। तो अभी डेवलपर्स को जो है वो स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, क्योंकि कोड वगैरह भी जो AI टूल से क्या ऑटो जनरेटेड हो जाता है, वहाँ से ही हम उसी में क्या करते हैं, लॉजिक को आगे पीछे करते हैं। तो AI टूल का यूज़ करेंगे तो कोड करना तो है, लेकिन बहुत सारा कोड वो टूल ही जनरेट करके दे देगा। तो वो टूल जनरेट कर देगा यहाँ पर, तो हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि अब ये इतना बड़ा कोड है ये, अब जिसको मैंने यहाँ पर AI के अंदर डाला, ChatGPT में, और इससे ये यहाँ पर ये मैंने इस यहाँ पर ये कोड राइट किया यहाँ पर ये, तो इसने मुझे सजेशन दिया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो यहाँ पर ये। तो उनने बोला है कि थ्रेड ऐसा मत यूज़ करो, एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क वाला थ्रेड यूज़ करो यहाँ पर। तो ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क वाला थ्रेड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर ही, मतलब कोड को और ऑप्टिमाइज किया यहाँ पर ये। फिर ये असिंक कॉल करने के स्प्रिंग के अंदर वे आते हैं, कब हमको सिंक्रोनस कॉल करना, असिंक्रोनस कॉल करना है। तो ये यहाँ पर जो है एनोटेशन लगे हुए हैं यहाँ पर ये। तो सारे टाइप के सजेशन दे दिए यहाँ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसके अंदर, ऑप्टिमाइज कोड कैसे राइट करेंगे। तो पहले तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से स्किल से आती थी, कैसे करके हमको एक ऑप्टिमाइज कोड राइट करना है। लेकिन अब क्या है कि हम जो है किसी भी चैट बोर्ड से, AI टूल से हम लोग पूछ सकते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। यहाँ पर तो हमको ये सब करके दे रहा है। अब हमने स्ट्रक्चर किया राइट, तो इंडस्ट्री में हमें क्या करने पड़ते हैं कि टेस्ट केसेस भी राइट करने पड़ते हैं, JUnit टेस्ट केसेस। तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट केसेस जनरेट करके दे देगा हमारे पर्टिकुलरली बिजनेस लॉजिक के। अब पहले ये चीज़ें मैन्युअली राइट करना पड़ती थी, तो सोचना पड़ती थी, राइट करना पड़ती थी, डेवलपर को एफर्ट लगाने पड़ते थे। बट करंटली क्या कर रहा है कि हमको ये AI टूल जनरेट करके दे रहे हैं, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे
वो जो मैनिपुलेशन करना है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे, हमको लगता है तो। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ से हैंडल हो जाएगी। तो गूगल से तो क्या होता है कि सर्च होता है, स्टैक ओवरफ्लो से इशू का पता चलता है। लेकिन एआई के टूल जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से क्या है, कोड ही जनरेट करके दे देते हैं। अभी हम लोग हमारे जो एआई के टूल इस तरीके से काम करते हैं कि हमारी आईडी के साथ में इंटीग्रेटेड रहते हैं। इंडस्ट्री में लाइसेंस लेना पड़ता है, यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जो भी कोड राइट कर रहे हो तो यहीं पर ही चैटबॉट एक जो रहेगा यहाँ पर जो है वो एक चैटबॉट मिलता है यहीं पर ही साथ में ही। तो यहाँ पर चैटबॉट मिलता है। तो वो जो भी कोड राइट करते हैं वो हमारा एआई का टूल क्या करता है, उसको यहाँ पर समझता रहता है। अब उससे तुम जो भी पूछोगे तो उसके क्या करेगा, वो मेमोरी क्रिएट करता जाता है वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एज ए अभी चाइल्ड है, धीरे धीरे क्या कर होती है, हमारे मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो हमें चीज़ें याद रहती है, हमारे पास में हमारी मेमोरी क्रिएट होती है। वैसा क्या होता है कि हम जो भी कोड कर रहे हैं तो हमारा एआई का जो इंटीग्रेटेड टूल है वो कोड की एक मेमोरी क्रिएट करने लगता है। तो उससे धीरे धीरे करके हमारे कोडिंग राइट करने से एआई को पता चलते जाता है, जो भी प्रॉम्प्टिंग हम उसमें कर रहे हैं, इनपुट पास कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट एजम्पशन कर लेता है कि हम लोग क्या कोड राइट करने वाले हैं, आगे हमारी क्या डिमांड हो सकती है, इस एप्लीकेशन के का जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हम कर सकते हैं। वो पहले से अजम्पशन करता है, हमको सजेशन भी देता है, वो काफ़ी कोड जनरेट करके दे देता है। तो अभी के समय में टेक्निकली स्ट्रांग भी होना है और साथ में एआई के साथ में भी वर्क आना चाहिए। तो क्योंकि अ, जब कोड ही एआई जनरेट करके दे रहा है तो डेवलपर्स का क्या काम है। तो डेवलपर्स का काम ये है कि ये भी इंडस्ट्री को स्किल डेवलपर्स चाहिए कि जो एआई के थ्रू सारी जगह पे काम कर ले, फ्रंट एंड बैक एंड। क्योंकि डेवलपर्स की जो स्किल होती है वो डेवलपमेंट स्किल वो अलग होती है। सारा के सारा काम हम लोग एआई से बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सब कुछ हो जाए। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी एक स्किल चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लेवल पे काफ़ी चीज़ें स्मार्टली परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट काम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर ऑटो वायरिंग क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास में ऑटो वायरिंग जो होती है, तो ऑटो वायरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो फाइंड आउट करना और ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देना है उसको ये। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो वायरिंग, ऑटोमेटिकली हो जाए। यहाँ पर क्या है कि ऑटो वायरिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंजेक्शन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास में बेसिकली ये 4 टाइप की रहती है। एक रहती है हमारे पास में बाय नेम, एक होती है हमारे पास में बाय टाइप, एक हमारे पास में होती है कंस्ट्रक्टर, एक होती है नो, मैनुअली करो। तो एक बाय नेम है, बाय टाइप है, कंस्ट्रक्टर है, और एक है मैनुअली करो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं यहाँ पर ही कि यहाँ पर जो है वो इसको इंजेक्ट करना है, यहाँ पर जो है वो इसको इंजेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं ये, लाइक सर्विस के अंदर हमको डाउ को इंजेक्ट करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको मैनुअली बताना पड़ रहा है ये। फिर प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं तो हमको मैनुअली यहाँ पर बताना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो यदि हम चाहें कि हमको बताना नहीं पड़े, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर ले यहाँ पर ये,
तो बाय नेम ये बोलता है, बाय नेम ये बोलता है कि यदि तुम्हारा आईडी और वेरिएबल मैच कर रहे हैं, उसका नेम यदि मैच कर रहा है, देखो कंट्रोलर क्लास है ये, कंट्रोलर में हमने ये एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, ये एक इसको यहाँ पर डिफाइन किया, यूजर सर्विस हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, यदि ये और हमारा आईडी मैच कर जाए, ये और इसका आईडी, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी डिपेंडेंसी पास करने वाले हैं उसको और उसके आईडी को मैच करना है यहाँ पर। तो ये और इस पर्टिकुलरली कंट्रोलर का आईडी यदि यहाँ पर क्या करता है, वो मैच करता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी को इंजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर कमेंट किया, शॉर्टकट मारा मैंने कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड स्लेश। तो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड स्लेश यहाँ पर करा मैंने, तो ये मेरे पास में क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कमेंट हो गई, ये शॉर्टकट है ये। तो मैंने लाइन सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड स्लेश यहाँ पर जो है अप्लाई किया, तो ये कमेंट आ गया। तो मुझे ये यहाँ पर एक्सप्लिसिटली इंजेक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, यदि मैच कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा कंटेनर को कि यहाँ पर इसको इंजेक्ट करना है? तो यहाँ पर क्या है कि हमको बताना पड़ेगा कंटेनर को कि इसके अंदर ऑटो वायर जो है वो है बाय नेम। तो ये कंटेनर को जब ये एक्सएमएल जब लोड होगा तभी क्या करेगा कि फाइंड आउट करेगा डिपेंडेंसी यहाँ पर। ये लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्यों फाइंड आउट हो जाएगा कि इसके अंदर जो भी इस क्लास के अंदर जो भी डिपेंडेंसी दिख रही है, जो भी हमारा क्या टारगेट ऑब्जेक्ट है, तो कंट्रोलर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये और जब जहाँ पर भी हम सर्विस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोनों के आईडी मैच होना चाहिए। तो ये होगा हमारा ये बाय नेम। बाय नेम मतलब एकदम वेरिएबल का नेम और आईडी जो है वो मैच होना चाहिए ये। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसमें, ये रन करेंगे तो रन हो जाएगा ये। अब इससे एडवांटेज ये रहेगा कि XML का साइज जो है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर ये। तो हमारा पास में क्या होगा कि यहाँ पर XML का साइज जो होगा यहाँ से रिड्यूस होगा बाय नेम। यहाँ पर वेरिएबल के नाम से यहाँ पर आईडी बना ली, बट आईडी जरूरी नहीं कि वेरिएबल के नाम से ही रहेगी हमेशा ये। हम हमारे हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल रख लेंगे और कब तक उसकी आईडी यहाँ पर देखते रहेंगे। तो ये एक टाइप है, बट ऐसा यूज़ करते नहीं है कि एकदम जो नेम है वो आईडी से मैच ही कर जाए। हमें हो सकता है आईडी बदलना पड़े और हम लोग फिर क्या हो जाएंगे, टाइटली कपल हो जाएंगे, आईडी चेंज हो गई फिर हम वेरिएबल चेंज करो। तो छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, बड़े एप्लीकेशन के अंदर जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। और जावा में ऑलवेज इंडस्ट्री बड़े एप्लीकेशन के लिए जावा यूज़ होती है, छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए जावा इतनी यूज़ नहीं करते। इंडस्ट्री के लेवल पे ऐसे तो कर सकते हैं। तो हमें ये सब हेडक नहीं चाहिए यहाँ पर, ये किसका नेम इससे मैच करना चाहिए। बट ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बाय नेम कर लो। अब ऐसा कि ऐसा क्या है कि हमें यहाँ पर इसका जो ये डाओ के अंदर ओरेकल या मायस्क्यूएल का यहाँ पर इंजेक्शन हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो ये प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये हटा दिया।
ये प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया, मैं कमेंट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये कोड को जो है वो पुश करना है रिपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पर जो है इस कोड को हटा दो और यहाँ पर ऑटो वायर कर दो। अब यहाँ पर हमारा है माई एसक्यूएल और यहाँ पर है हमारे पास में ये ओरेकल। इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग यूज़र सर्विस में। तो यहाँ पर यूज़र सर्विस में जाते हैं, यूज़र डाउ। तो यहाँ पर यूज़र जो डाउ है, ये वेरिएबल का जो नेम है ये मैच करना चाहिए हमारे यहाँ के वेरिएबल के नेम से। तो फिर माई एसक्यूएल करवाना हो तो माई एसक्यूएल को यहाँ पर ला लो। यहाँ पर ये अब ये होता है बाय नेम ये। तो यहाँ पर यूज़र डाउ करो उसको ये। तो एप्लीकेशन तो चल जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, इंजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसा मैच करवाने का हेडक कौन लेगा? यहाँ पर ये मैच होना चाहिए, मतलब बहुत सारी क्लासेस रहेगी तो ये सब कौन मैचिंग देखते रहेगा? कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे वैसे ही प्रॉब्लम है काफ़ी सारी। स्टेट्स में तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, एक चीज़ ही मिस हो जाए तो एप्लीकेशन रन ही नहीं होता है। तो जहाँ पर भी फिर ऑटो वायरिंग करना हो तो एक है कि हम लोग बाय नेम करेंगे तो बार बार नेम पर जाएंगे यहाँ पर ये। तो ये करना क्या हमारे लिए क्या हो जाएगा ये? एक ठीक है, ऐसा करना है यहाँ पर ये। तो एक अप्रोच है बाय नेम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि नेम मैच कर दो। तो नेम मैच कर दोगे तो हो जाएगा काम यहाँ से। तो एक हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर जो है वो एक टैग रहेगा बीन में जो कि रहेगा ऑटो वायर। तो बीन में हमें क्या करना है कि एक ये ऑटो वायर टैग रहेगा, इसको बताना है कि कौन सा वाला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वायरिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बाय नेम। बाय नेम का मतलब है जो हमारी वेरिएबल का जो नेम है वो मैच करना चाहिए आईडी से। तो ऑटो वायरिंग का जो मेन काम है वो एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करना, तो हम लोग बायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास में टाइप है बाय टाइप। तो बाय नेम यूज़ नहीं करना है, बाय टाइप यूज़ करना है। तो बाय टाइप भी यही बोलता है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना है। तो तो इसके अंदर यदि जो भी इंजेक्शन हो रहे हैं इस क्लास के अंदर, ये लाइक यूज़र का सर्विस है, यहाँ पर यूज़र सर्विस का इंजेक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा? उसी क्लास को देखेगा, टाइप को देखेगा। यदि ये टाइप उसको आईओसी कंटेनर में मिलता है, ये टाइप आईओसी कंटेनर में मिलता है, तो ये टाइप का ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है आईओसी कंटेनर में क्रिएट हो रहा है ये। तो ये इसको मिल रहा है यहाँ पर ये। तो ये उसको क्या कर लेगा? यहाँ पर ये इंजेक्ट कर लेगा यहाँ पर ये। और एक्चुअली में हम जो यूज़ करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में वो बाय टाइप वाले रहते हैं, वो एनोटेशन का भी यूज़ करते हैं। तो बाय टाइप मतलब कि उसका जो टाइप है वो पता कर लेगा, ये क्लास यदि कहीं से भी यदि उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसके अंदर,
उस क्लास का, तो उसको वहाँ से ले लेगा वो ऑटोमेटिकली। ऑटो वायरिंग का मतलब ही यही है। बट ऑटो वायरिंग के केस में आती है एम्बिग्यूटी, यदि उसके टाइप की क्या है, यदि दो क्लासेस अवेलेबल है। अभी हमने क्या करा कि यूजर सर्विस क्लास बनाया यहाँ पर, ये एक और बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डिफरेंट आईडी से। तो ये बाय नेम तो है ही नहीं कि जो आईडी वाईडी देख रहा है, तो बाय टाइप है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा यहाँ पर। ये आईओसी कंटेनर क्या है, आईडी डिफरेंट होना, तो हम लोग डबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास में आती है एम्बिग्यूटी। तो हमें ये वाला एरर मिलता है, और इंटरव्यू में क्वेश्चन होता भी है ये कि ऑटो वायरिंग क्या है। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन में इसी तरीके से होते हैं कि ऑटो वायरिंग क्या है। तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी क्या होती है, डिटेक्ट होती है, ऑटो वायरिंग होती है यहाँ पर, वो इंजेक्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली। हमें एक्सएमएल में मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना पड़ेगा। बट आईओसी कंटेनर को बताना तो पड़ेगा कि हम लोग ऑटो वायरिंग लगा रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा टाइप के लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इसको दो दो मिल रही है यहाँ पर, ये आईडी उसके अंदर आएगी ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यदि ऐसे डेवलपर जिनको स्प्रिंग का नॉलेज नहीं है, और ऐसे एक्सेप्शन यदि आते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, तो फिगर आउट करने में प्रॉब्लम होती है। बिकॉज क्या है कि जब ऐसे स्टार्टिंग से लर्न करते तो हमें पता है कि एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच क्या है, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच क्या है। लेकिन डेवलपर्स क्या है, सीधे स्प्रिंग बूट लर्न करके जाते हैं। अब ये एरर जो है वो एक एनोटेशन में लगाना और एक्सएमएल में लगाने में डिफरेंस हो, लेकिन फील जब होगा जब हमने पहले एक्सएमएल में देखा हो फिर एनोटेशन में देखा हो, स्टेप बाय स्टेप गए हैं, तो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हमारे पास में एक स्कोप रहेगा कि हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिस जो सीधे स्प्रिंग बूट पे काम करते हैं वो, उनके लिए ये एकदम फिगर आउट करना गूगल करने से मिल तो जाएगा, लेकिन एकदम से क्लिक नहीं होगा किधर होगी, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगी। क्योंकि जब काफ़ी सारी क्लासेस रहती है तो बहुत सारी क्या होती है, इंटरनली ऑटो वायरिंग होती ही होती है ही। क्योंकि हम लोग अभी एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तो करते ही नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। तो कुछ ना कुछ हम ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जिससे वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी रहता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि दो दो जो है वो टाइप आ रहे हैं। कि टाइप आने का मतलब ये है कि जो भी ये इंजेक्शन ले रहा है ये उसके यहाँ पर क्लास बस जस्ट वो आइडेंटिफाई कर लेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उस क्लास को जो है वो यहाँ पर क्या कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्बिग्यूटी आना। तो एम्बिग्यूटी आना जो है हमारे पास में जो है वो यहाँ पर जो आ सकती है हमारे पास में एम्बिग्यूटी है इसको लेके। फिर एक प्रॉब्लम तो इधर है यहाँ पर ये। अब हम लोग सर्विस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर ये सर्विस में डेटाबेस को, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो वायरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं। अब इसके भी हमारे पास में क्या है, दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक यूजर डाउ वाला है कि ये तब यहाँ पर जब जब मैन्युअली कर रहे थे तो हम बता रहे थे आईडी पास करके, लेकिन जब हम इसमें भी ऑटो वायरिंग परफॉर्म करेंगे बाय टाइप वाला ये, तो ये भी कंफ्यूजन स्टेट में चले जाएगा। क्योंकि मैनुअल कर रहे थे यहाँ पर तो खुद बता रहे थे कौन सा वाला पास करो, ओरेकल करो कि माई एसक्यूएल करो, लेकिन अब यहाँ पर हमने ऑटो वायरिंग कर दी। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी कंफ्यूजन स्टेट में चले ही आई है कि इसके दो दो इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके पास में जो हमने यहाँ पर सर्विस पे इम्प्लीमेंट यहाँ पर जो करवाया है वो एज ए इंटरफेस है सर्विस में। सर्विस में हमारे पास में क्या एज ए ये इंटरफेस है। और इंटरफेस की क्या दो दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो जाएगी यहाँ पर ही। फिर से कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाएगा क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर ही। अब इसको रन करोगे तो ये फिर से क्या होगा, ये भी कन्फ्यूजन में चले जाएगा। अब किसको इंजेक्ट करे, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म से।
तो यहाँ पर बता दिया कि दो दो उसके क्या है ये अवेलेबल है, एरर ये रीड करते आना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये मेन एक्सेप्शन है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का दिया हुआ है। अब उसकी इंटरनली एक्सेप्शन की हायरार्की है, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन और नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। तो इसको रीड करेंगे तो ये बोलेगा नो क्वालिफाई बीन ऑफ टाइप डाउ। यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बिन बट फाउंड टू, यहाँ पर दो मिल रहे हैं लेकिन एक एक को यहाँ पर क्या कर रहा है वो एक्सपेक्टेड कर रहा है ये। तो हमारे पास में क्या है कि या तो मल्टीपल टाइम इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है, या फिर हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के लेवल पे एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो इंटरफेस क्रिएट करते हैं। हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है एप्लीकेशन के लेवल पे, तो हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि ऑलवेज हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमारा ये यूज़र वाला यूज़ केस है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो ऐसे वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं यहाँ पर ये कंट्रोलर राइट कर रहे हैं। लाइक क्या है यहाँ पर हमने अगर यूज़र कंट्रोलर राइट किया है, हमने ये क्लास को राइट किया है। फिर यहाँ पर क्या है कि हम लोग एज ए यूज़र सर्विस, तो यहाँ पर हम लोग इंटरफेस राइट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं या उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यूज़र डाउ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ये हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ताकि हम क्या कर सकें इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर ये दे सके। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये यूज़र कंट्रोलर हमारे पास में ये है कि क्लास है जिसके अंदर ये हमारा क्लास का नेम रहेगा, और उसके अंदर क्या रहेगी ये मेथड के नेम रहेंगे। ये हमारा यूज़र सर्विस इंटरफेस है, यूज़र डाउ जो है वो हमारा ये इंटरफेस है। तो ऑलवेज कंट्रोलर के लिए तो हम इंटरफेस क्रिएट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमारे हैंड में नहीं रहती है ये। इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जो होता है ये बेसिकली हम नहीं क्रिएट करते हैं। जो कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट जो है ये इनिशियलाइज होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा जो है वो सर्वलेट से। तो वो स्प्रिंग के केस में क्या होता है, डिस्पैचर सर्वलेट आता है यहाँ पर ये, जो कि फ्रंट फ्रंट कंट्रोलर होता है ये। तो ये जो होता है ये इससे इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, बट ये जो होते हैं ये यहाँ पर हम लोग हमारे बिजनेस राइट करते हैं हम ये। यहाँ तो हम लोग रिक्वेस्ट लेते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जो जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट हो रही है तो सर्विस के लिए बस हम लोग रिस्पॉन्स बना रहे हैं। फिर बाद में वो इंटरनली जो है वो सर्वलेट और कंट्रोलर मिलकर करते हैं, रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर ही। तो राइट तो हम ही करते हैं, बट इसका जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट तो सभी का कंटेनर क्रिएट करता है, बट ये सर्वलेट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हम इसका क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। हमारी कोडिंग स्टैंडर्ड का करते हैं कि ऑलवेज हम लोग हमारे डाउ लेयर पे सर्विस लेयर पे क्या करते हैं, इंटरफेस राइट करते हैं, और उसके अंदर जो है वो हम IMPL क्लास राइट करते हैं। अब इसका रीज़न ये रहता है कि जैसे कि इंटरफेस का जावा में पर्पस क्या है, प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दो, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि
मेथड के नेम फिक्स कर लेते हैं कि हम लोग रखने वाले हैं। इवन ये मेथड के नेम रहते हैं वो भी हमको आर्किटेक्ट लेवल पे मिलते हैं, ये भी हम लोग अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं वाइल वी आर वर्किंग। ये भी प्लानिंग का पार्ट रहते हैं। हमें क्या करना है कि जो इंटरफेस है उसी को उसी के रूल को फॉलो करके उसके अंदर जो मेथड है और उसके डेटा टाइप को फॉलो करके हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो राइट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ऐसा कि ऐसा क्या है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डाओ के भी यहाँ पर IMPL यहाँ पर रख सकते हैं। यदि हमारे पास में एक ही क्लास है तो यूज़र डाउ IMPL। यदि हम लोग सिंगल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो ये एनवायरनमेंट को लेके क्या हो सकते हैं, हमारे पास में डेटाबेस के जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं, डेटाबेस हमारे पास में चेंज हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच मारना पड़ेगा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करना पड़ेगी। तो हमने एक यूज़र माई एसक्यूएल के लिए कर ली, एक ओरेकल के लिए कर ली। अब कभी हम लोग ओरेकल का यूज़ करेंगे तो इसको यूज ये वाले डाउ क्लास को यूज़ करेंगे, और कभी हम क्या करेंगे कि माई एसक्यूएल को यूज़ करेंगे तो हम लोग ये वाले इम्प्लीमेंटेशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये क्या है कि ये दोनों हमारे पास में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई यहाँ पर। ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास में, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो गई यहाँ पर ये। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरफेस को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके यहाँ पर जो भी हमारे पास में हमको उसकी ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक लेयर से दूसरी लेयर को कॉल करते हैं, ये हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड है। ये ऑलवेज हम लोग इंटरफेस डिफाइन करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास लेते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे जो हम लोग जो यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ऑलवेज इंटरफेस को कॉल करते हैं। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, इंटरफेस को कॉल करेंगे, और जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डायनामिक बाइंडिंग की हेल्प से रन टाइम पे क्या हो जाएगा, उसको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो जो जिसको अवेलेबल करवाना हो वो डायनामिकली क्या होता है यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है। अब ये डिस्पैचर सर्वलेट जो है ये स्टेट से केस में हमारे पास में क्या होता है, एक्शन सर्वलेट। तो ये हमारा जो सर्वर जो है ये, यदि एंटरप्राइज एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो जहाँ पर हम लोग सर्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि हम सर्वर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारे पास में जो है हम लोग जिससे JVM को इंस्ट्रक्टर देते हैं, लेकिन सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो सर्वर हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। तो जो सर्वर के अंदर का जो कंटेनर है, तो एक टॉमकेट का कंटेनर होता है सर्वर में और एक JSP का होता है। बट राइट नाउ JSP का कोई काम का नहीं है, हम लोग JSP वगैरह अभी यूज़ नहीं करते हैं, एंगुलर से रिप्लेसमेंट है। तो ये सर्वलेट कंटेनर, जो इसका कंटेनर जो है वो सर्वलेट कंटेनर को यहाँ पर स्टार्ट करेगा। अब ये इस डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर जो है वो ये वाला कोड रिटर्न रहेगा जो हम कर रहे हैं अभी मैनुअली। इसके IOC कंटेनर को स्टार्ट करने वाला कोड रहेगा यहाँ पर ये। तो ये यदि हम लोग मैनुअली करते हैं तो हमारा क्लास पाथ डॉट XML रहता है यहाँ पर ये, लेकिन यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं, तो उसका कंटेनर और एडवांस रहता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या होते हैं, वेब रिलेटेड फीचर होते हैं। तो इन सबको स्टार्ट करने का काम जो होता है वो डिस्पैचर सर्वलेट का होता है। तो डिस्पैचर सर्वलेट उसको स्टार्ट करता है इंटरनली MVC में, हम देखेंगे ये। और उसी के अंदर वो कंटेनर होते हैं वहाँ पर। हम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर कंटेनर क्रिएट, हमारा सर्वलेट कर रहा है यहाँ पर, जो कि स्प्रिंग कम्युनिटी का ही दिया हुआ है ये। वो कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है एप्लीकेशन के, और ये सारे के सारे हमारे लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है ये। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करेगा और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो परफॉर्म करके देगा हमें ये। तो ये IOC कंटेनर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेगा, और हमें क्या करेगा यहाँ पर ये डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन है परफॉर्म करके देगा वो IOC का कंटेनर सारे के सारे लेयर्स के ये। तो यहाँ पर जो प्री डिफाइंड हमारे पास में सर्वर है वो करेगा यहाँ पर ये प्री डिफाइंड सर्वलेट, जो कि हमारे सर्वर से कॉल हुआ है ये। तो सर्वलेट लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
बिहाइंड द सीन फ्रेमवर्क के टेक्नोलॉजी काम करती है। सर्वलेट इज वन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मीन्स वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज। तो बिहाइंड द सीन सर्वलेट ही है उसके। तो एडवांस सर्वलेट हमें यहाँ पर क्या हुआ है कि दिया हुआ है। एडवांस सर्वलेट हमें दिया हुआ है, उसके अंदर जो है वो कंटेनर वगैरह जो है वो इनिशियलाइज हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है ये। जब हम एप्लीकेशन के लेवल पे जैसे सर्वर स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। तो वो उसको कौन करता है इंटरनली, हमारा प्री डिफाइंड सर्वलेट करता है। फ्रेमवर्क का जैसे सेमी डेवलप्ड कोड जहाँ पर चीज़ें पहले से डेवलप्ड है यहाँ पर ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उनको स्कोप प्रोवाइड करना और उनके बीच में डीआई परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। तो सर्वर के अंदर है कंटेनर, और कंटेनर जो है वो आईओसी कंटेनर को यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो एक कंटेनर तो हो गया सर्वर का, और एक हो गया हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। तो जो जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो उसका भी कंटेनर लग गया यहाँ पर, और इसका भी कंटेनर लग गया टॉप ऑफ द अवर सर्वर। तो अभी के केस में हमारे पास में सर्वर तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल यूज कर नहीं रहे, तो सर्वर की जरूरत नहीं है ना, डिस्पैचर सर्वलेट है। तो अभी क्या है हमारे पास में, अभी हमारे पास में जो है वो है। तो जब तक सर्वर का यूज नहीं करते हैं, जब तक कि फिर हमारे पास में रहता पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जेवीएम का, जहाँ से मेथड जो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ से फिर जब तक सर्वर नहीं है तो हर काम को मैन्युअली करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड अवर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो अभी हम कंट्रोलर को क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में क्या है कि कोई सर्वलेट है नहीं, ना कोई सर्वर है। जब तक के नहीं है, जब तक कि यहाँ से ये करो ही। तो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि हमको ऑलवेज इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। ये अब इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे तो मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर रहेगी उसकी, इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। तो डाओ के केस में हमारे पास में माई एसक्यूएल है और ये ओरेकल है ये। अब ऑटो वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई उससे। तो यहाँ पर ऑटो वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर ये। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या एक्सएमएल का साइज तो रिड्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, ऑटो वायरिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी। ईमेल भी उठा लेगा वो, और मैसेज भी उठा लेगा यहाँ पर, क्योंकि बाय टाइप है, टाइप के नेम से क्या हो जाएगा यहाँ पर ही उठा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ रहेगी कि जो हमारा इंटरफेस जो हमने इंजेक्ट करवाया, इसके दो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्बिग्युइटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सॉल्यूशन तो ये है कि उड़ा दो एक को और एक को, एक ही को रखो यहाँ पर। बट एप्लीकेशन के लेवल में मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये अभी के समय का जो मैंने यूज केस बताया, अभी डाओ के लेवल पे हमारे पास में डिफरेंट डेटाबेस यूज हो सकते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। डिफरेंट कैशिंग टेक्निक यूज हो सकती है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। डिफरेंट मेलिंग सर्विस हो सकती है बेस्ड ऑन अवर एनवायरनमेंट। वेब सर्विसेज कॉल हो सकते हैं डिफरेंट बेस्ड ऑन अवर एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है, ऑब्जेक्ट की कॉलिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन तो होंगे ही यहाँ पर ये। तो हमको क्या है कि स्प्रिंग के केस में एक चीज़ होती है प्रोफाइल। एक प्रोफाइल एक कॉन्सेप्ट होता है, जो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं। लोगों ने उसको स्प्रिंग बूट में सुना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट स्प्रिंग के अंदर ही आ गया था वो। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन प्रोफाइल होते हैं ये। तो अभी हम लोग प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑटो वायरिंग की बात कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि ये को यहाँ पर गायब कर दो। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक टैग रहता है, ऑटो वायर कैंडिडेट।
तो उसको हमको कर देना यहाँ पर फॉल्स, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहता है, हम उसको कर देते हैं फॉल्स। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कुछ है नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पता करना है और बताना है उसी कंटेनर को हमको क्या करवाना है। यहाँ पर चीज़ें इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि मैंने बताया डिज़ाइन बटन इम्प्लीमेंटेड है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड, ऑब्जेक्ट को इसको प्रोवाइड करने का कोड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अब हम उसको क्या करते हैं कि रन करते हैं यहाँ पर ये। तो हमने माई एसक्यूएल के केस को क्या कर दिया, ऑटो डिटेक्ट, नॉट ऑटो डिटेक्ट अवर ऑटो वायर कैंडिडेट को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये फॉल्स कर दिया यहाँ पर ये। तो ये वाला एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है यहाँ पर ये। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा है माई एसक्यूएल का, बट ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोग वो वाले ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा हमारे ऑटो वायरिंग के लिए। तो ऑटो वायरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, देखो ईमेल का इंजेक्शन भी नहीं किया मैंने, मैसेज उटिल का भी नहीं किया यहाँ पर, पहले मैंने किया था यहाँ पर। तो ये ईमेल का भी इंजेक्शन नहीं, मैसेज उटिल का भी नहीं है, और मैंने पूरा के पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही उड़ा दिया यहाँ से ही। तो मेरे पास में क्या हो गया, एक्सएमएल का साइज रिड्यूस हो गया, अभी इसके अंदर सर्विस का इंजेक्शन था, तो मैंने वाली प्रॉपर्टी को उड़ा दी। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर ये। माइस्क्वेल है हमारे पास में, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग उड़ा दिए है यहाँ पर ये। तो एक्सएमएल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, इसमें तीन प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, तो चार पांच लाइन तो कम हो गई। अब ऐसा लार्ज स्केल एप्लीकेशन को मान के चलो, तो हमारी बहुत सारी लाइनें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट हमारा फोकस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे, बाकी जो डिपेंडेंसी है वो खुद ही रिजॉल्व कर लेगा वो। हमने आईओसी कंटेनर को बता दिया कि फिगर आउट कर ले, अलग अलग टेक्निक है यहाँ पर। अब यदि एम्बिग्युइटी यदि आ रही है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस कैंडिडेट को यहाँ पर हम फॉल्स कर सकते हैं। अब मुझे माइस्क्वेल से करवाना, ओरेकल से नहीं करवाना है, तो मैं ऑटो वायर कैंडिडेट को यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं फॉल्स कर दूंगा मैं। तो अब मेरा जो कॉल होगा डाउ, वो माइस्क्वेल वाला होगा, वो ओरेकल वाला नहीं होगा। अब जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा वो माइस्क्वेल से आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है क्रिएटेड और गेट यूजर डिटेल फ्रॉम माइस्क्वेल डेटाबेस। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आया माइस्क्वेल से आया, 5 सेकेंड बाद में ये मैसेज गया, और 10 सेकेंड बाद में क्या गया, ये मेल गया, क्योंकि हमने वहाँ पर असिंक्रोनस कॉल किया है थ्रेडिंग के थ्रू। स्प्रिंग में तो रेडीमेड अवेलेबल है, एनोटेशन के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू असिंक्रोनस कॉल अवेलेबल है, लेकिन एज ए प्रोग्रामिंग के लेवल पे तो कितना थ्रेडिंग का नॉलेज है हमको ये। तो हम लोग ऐसे, हमको कोड करना पड़ता है ये जो थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट के लेवल पे। तो एक होता है लर्न करना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना। तो ऐसा यूज केस है ये। अब यहाँ पर इतना बड़ा कोड नहीं राइट करना है, छोटा कोड राइट करना है, तो यूज कर लो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क और कोड को छोटा कर लो। और एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का भी यूज नहीं करना, तो स्प्रिंग वालों ने भी दे के रखा हुआ है कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे करना, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये यूज केस है, मैंने यहाँ पर स्लिप मेथड लगा दी कि थ्रेड जो जब मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पर ये अलग से ये। तो ये इतने, ये लॉजिक मेरा का कॉल होगा जब मैसेज, ये सेंड मैसेज का, सेंड मेल का ये 10 सेकंड बाद होगा, ये 15 सेकंड बाद होगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा मेल जो है वो 10 सेकंड में गया है, मेरा मैसेज 5 सेकंड में रिसीव हुआ है ये। तो मैंने उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो अब ये सिचुएशन मुझे चाहिए, तो मैंने स्लिप लगा दिया कि हम मान रहे 5 सेकंड में हो जाएगा यहाँ पर ये। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं और रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, यदि हमें सिंक्रोनस चाहिए तो, और यदि हमें सिंक्रोनस नहीं चाहिए, यदि हमको असिंक्रोनस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स को जो है वो उसका वेट नहीं करेंगे। लेकिन मैसेज गया या मेल गया या नहीं गया, हम यहाँ पर उसका एक रिटर्न टाइप निकाल कर डेटाबेस के अंदर रखवा सकते हैं असिंक्रोनसली। वो जब भी रिस्पॉन्स आएगा 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो उसके बाद में डेटाबेस में एंटर कर देगा। यहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगी उस थ्रेडिंग के अंदर, इस रन मेथड के अंदर, थ्रेडिंग के अंदर कोड करके रख दो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कर लेगा ये, वो पूरे के पूरे यहाँ पर वेटिंग नहीं लगेगा। बिकॉज एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि
हम यहाँ पर जैसे क्या कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जो है वो हमने उसको कार्ड में ऐड कर लिया, और कार्ड में ऐड करने के बाद में क्या करा कि बाद में हमने उसको ऑर्डर उसका जो है वो प्लेस कर दिया और हमारा पेमेंट वगैरह हो गया। तो हमें यहाँ तो रिस्पांस क्विकली चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बैकएंड सर्वर साइड में क्या चल रहा है कि मेल चल रहा है। तो यहाँ पर जब तक के क्या हो रहा है कि हमारा लोडर जो है वो घूम ही रहा है, यहाँ पर लोड ही हो रहा है यहाँ पर ये लोडर जो है वो जब तक ऐसा सर्कल में घूम ही रहा है यहाँ पर ही। तो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि लोडर का भी प्रोग्रामिंग होता है। लोडिंग का प्रोग्रामिंग है, ओवरले का प्रोग्रामिंग है। लोडर इन HTML CSS। तो ये ऐसा हम क्या करते हैं, लोडर लगाते हैं यहाँ पर ही CSS की हेल्प से। तो अजाक्स की प्रोग्रामिंग के थ्रू ये लोडर पे उस पे क्या होता है, एक वेरिएबल सेट रहता है ट्रू एंड फॉल्स। तो रिस्पॉन्स आ रहा है जब तक कि क्या हो रहा है, लोडर जो हमारा जो है वो यहाँ पर घूमता रहेगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि मेल चल रहा है बैकग्राउंड में जब तक के मैसेज हो रहा है, अब 5 मिनट में मैसेज पहुंच रहा है सर्वर से जिस भी रिसीवर को, जब तक यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे फ्रंट एंड में रिस्पांस आ जाएगा, यहाँ पर लोड नहीं होता रहेगा। बाकी बैकग्राउंड की एक प्रोसेस चलती रहेगी सर्वर साइड में कि उस यूज़र को जो है वो मेल जाना चाहिए यहाँ पर ही। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन में काफ़ी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, लोडर स्पिनर लगे रहते हैं यहाँ पर ये। तो ये इसको भी क्या है कि एक टाइमिंग तक ही मतलब हमें यूज़ करना है, क्विकली रिस्पॉन्स आना चाहिए। और असिंक्रोनस कॉल करके छोड़ दो जो जो जरूरी नहीं है, जो जो जरूरी है वो रिस्पॉन्स में क्या आ जाए, क्विकली आ जाए यहाँ पर ये। तो ये अजाक्स के अंदर ये लोडर लगाने पड़ते हैं ये। इसका कोडिंग दिखेगा लोडर इन जावास्क्रिप्ट अजाक्स। ये इसका एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर जो है वो कब तक लोडर दिखाना है उसका, यहाँ पर जो है ये CSS है। और जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या है, ये कोड लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो एक ये रिमोट कॉल करेगा ये सर्वर साइड में। अजाक्स की प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, रिमोट कॉल होता है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट से नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं यहाँ पर ये इसके अंदर दिया हुआ है। ये HTML का पेज है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, और ये लोडर लगा हुआ है ये। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर यदि यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो इनने भी जावास्क्रिप्ट का कोड तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर इनने क्या करा, थ्रेड का जैसा टाइमिंग सेट कर दिया। तो लोडर क्या है 3 सेकंड तक घूमेगा यहाँ पर। और 30 सेकंड तक के क्या होगा वो, यहाँ पर जो है वो लोडर जो है वो शो कंटेंट, यहाँ पर लोडर जो होगा वो शो होगा, उसके बाद में जो है वो हाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ इसके अंदर ये इनने एक लॉजिक राइट किया है। बट बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग अजाक से कोडिंग करते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड में, तो ये क्या होता है कि अजाक्स से मतलब हम लोग सर्वर पे कॉल करते हैं। अजाक्स का प्रोग्रामिंग का थ्रू मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड से कुछ कॉल करना, तो हम लोग सर्वर को कॉल करते हैं। अब सर्वर पे प्रोसेस होता रहता है, मेल गया मैसेज गया। अब सर्वर पे हमारे पास में लेयर है, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, हमारी सर्विस लेयर है, और हमारी ये परसिस्टेंस लेयर है। परसिस्टेंस लेयर जो है वो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। अब सर्विस लेयर जो है वो मेल कर रही है, मैसेज कर रही है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आने का वेट नहीं करता रहेगा जब तक कि मेल हो रहा है मैसेज हो रहा है, ये क्या कर लेगा, क्विकली रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास में। तो ये जो लोडिंग वाला जो सर्कल घूमता रहेगा उसको तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, मेल जब होगा मैसेज जब होगा ये। तो यहाँ पर हमको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी।
तो ये क्या होती है कि फ्रंट एंड के लेवल पर ऐसी ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जावास्क्रिप्ट में अजाक्स, और एंगुलर और रिएक्ट में तो डायरेक्ट एपीआई दिए हुए हैं, जहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, बाइंडिंग परफॉर्म करना पड़ती है। एंगुलर में बाइंडिंग होती है, डेटा बाइंडिंग। तो वेरिएबल पे क्या होती है, ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाती है यहाँ पर ये। सारा कोड जेक्वेरी से दिया है, जावा स्क्रिप्ट से डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। क्योंकि जेक्वेरी जो वो है लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। तो लाइब्रेरी के अंदर जैसे जावा के अंदर फ्रेमवर्क है, वैसा जावा स्क्रिप्ट के भी लाइब्रेरी है, उसकी भी फ्रेमवर्क है ये। ठीक है ये। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स क्या है, क्विकली आना चाहिए सर्वर के यहाँ पर क्लाइंट के साइड में। ये बैकग्राउंड में हो सकता है बहुत सारी प्रोसेस हो, बैकग्राउंड में मेल जाएगा, मैसेज जाएगा, जो भी बाद में नोटिफिकेशन जाएंगे कि प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है यूज़र के लिए, जब डिलीवरी के लिए वो क्या होगा, डिस्पैच होगा, ये तो सब कुछ क्या होगा, बैकग्राउंड प्रोसेस का पार्ट रहेगा यहाँ पर। ये तो काफ़ी चीज़ें क्या होती है, ऐसे बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है। और काफ़ी सारी हमारे पास में जो है वो जॉब प्रोसेस होती है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में क्या आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है हमारे पास में, बाय टाइप है। बाय टाइप में क्या है कि जस्ट क्लास ही क्लास क्रिएट करना है, बाकी जो भी डिपेंडेंसी उसने ऑटोमेटिकली उठा ली है। तो यहाँ पर तीन तीन डिपेंडेंसी है तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा यहाँ पर ही है। बस प्रॉब्लम ये जाएगी कि यहाँ पर यदि मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है, या तो मल्टीपल आईडी है या फिर मल्टीपल इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन है, उस केस में एम्बिग्युइटी आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। ये तो हम यहाँ पर दो चीज़ें, या तो ऑटो वायरिंग फॉल्स कर दें तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी, और या फिर एक और हम लोग कर सकते हैं, प्राइमरी प्राइमरी इज इक्वल टू में ट्रू कर दो, तो ये वाली लग जाएगी। मतलब पहले प्रेफरेंस इसको रहेगा माई एसक्यूएल को, तो जिसको एप्लीकेबल करवाना उसके आगे कर दो, यहाँ पर प्राइमरी कर दो ये, तो ये वाली डिपेंडेंसी यहाँ पर लग जाएगी, जिसको भी हमको इंजेक्ट करवाना हो ये। तो ये उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं ये। तो क्या होते हैं कि ये बेसिकली हम क्या, हमारे पास है मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन हमने एक को प्राइमरी कर दिया कि कुछ नहीं लगेगा तो ये लगेगा यहाँ पर ही। और बाकी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशनली बाद में डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोग जिससे कि एनवायरनमेंट के लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं, कि कौन सा वाला हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। कई बार हमें मल्टीपल डेटाबेस भी यूज़ करने पड़ते हैं, यहाँ पर ये दोनों के ऑब्जेक्ट चाहिए रहते हैं। तो ग्लोबल लेवल ट्रांजिशन परफॉर्म करना पड़ते हैं। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी हम एप्लीकेशन के लेवल पे दो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, तो उनके बीच में डेटा सोर्स कैसे मैनेज होगा, कैसे उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एक बिजनेस लॉजिक के अंदर दो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या हो सकता है यहाँ पर ये। तो उसके अंदर कुछ फेलियर सिनेरियो रहते हैं कि एक डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई, दूसरे में हो गई, या दोनों डेटाबेस का जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अमाउंट को जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे के अकाउंट में, एक बैंक से दूसरा बैंक के। तो एक से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एक से क्रेडिट हो रहा है। तो एक बैंक का डेटाबेस जो है वो यहाँ पर डेबिट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा क्रेडिट परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आधा ऑपरेशन हुआ और कुछ इशू आ जाए यदि एप्लीकेशन में कि डेबिट तो हो गया क्रेडिट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर ही। तो हमें फिर रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें मैनेज करना पड़ती है। तो मल्टीपल डेटाबेस के सिचुएशन में क्या होता है, इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें जो होती है वो डायरेक्ट कोडिंग से हैंडल नहीं होती है।
जैसे कि ट्रांजिशन है, तो उसके लिए बहुत एडवांस लेवल के प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, लाइक मेन फ्रेम, ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं। यानी कि इंटरव्यू में पूछने में क्या जाता है, वो तो एक स्किल पता करते हैं कि अप्रोच क्या है तुम्हारा यहाँ पर ये। तो मल्टीपल डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे हम आगे, ये एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग मल्टीपल डेटाबेस को एक साथ में यूज़ करेंगे, एक एक ही साथ में ये दो डेटाबेस को ही। तो यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग हो गई। अब एक ऑटो वायरिंग हमारे पास में होती है कंस्ट्रक्टर, यूज़ तो करते ही नहीं है, बट एक हमारे पास में क्या है ये, यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग है ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कंस्ट्रक्टर के केस में, तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट वाला हम लोग सिंटेक्स यूज़ करते थे। तो बस वो हमको यूज़ नहीं करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है कि उसका जो है वो टाइप बताना है कि हमारे पास में जो डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास में कौन सा टाइप की है, ये कंस्ट्रक्टर टाइप की है। बाय नेम बाय टाइप, तो यहाँ पर डिफाइन कर दूँ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यूज़र के कंट्रोलर में हमारे पास में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए ये, यूज़र कंट्रोलर की कंस्ट्रक्टर चाहिए यहाँ पर ये, जिसमें ये सर्विस को जो है वो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे, इंजेक्ट करवाएंगे। तो ये है कुछ टाइप जो है वो बाय टाइप का ही है, बट इसके अंदर कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है इस केस में। तो यहाँ पर क्या है कि है बाय टाइप का ही वो, बट जो है वो यहाँ पर जो है वो हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो बेसिकली हमारे पास में जिस भी टाइप का हमारे पास में इंजेक्शन है, बाय नेम बाय टाइप कंस्ट्रक्टर, बस हमें हमारा पर्पस का एक्सएमएल का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर जस्ट, लेकिन हमको यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग करके बता रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये तीनों में से जो काम का है वो यही वाला है, बाय नेम, सॉरी बाय टाइप। तो ये वाला जो है हमारे पास में जो है, ये वाला जो है वो काम का है। तो ये जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये टाइप के बेस पे क्या कर लेता है, ये यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, डीआई को परफॉर्म कर देता है यहाँ पर ये। तो देखो पहले जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने कोड किया यहाँ पर ये, तो मैंने यहाँ पर हिरार्की यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर ये कि जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर कोड किया, तो आईओसी कंटेनर के थ्रू पहले ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जब जब मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फर्स्ट प्रोग्राम मैंने राइट करना यहाँ पर स्टार्ट किया, तो आईओसी कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर एक्सएमएल राइट किया। फिर एक्सएमएल राइट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या करा, उस क्लास को ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाने के लिए मैंने एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को पास किया। फिर मैंने यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारी क्लास के लेवल पे, उसको ऊपर अब मुझे क्या करना है कि उसके अंदर मुझे डेटा पास करना है, तो उसको मैंने एक्सएमएल में राइट किया मैंने यहाँ पर ये।
फिर उसके अंदर हमने क्या देखी कि कौन कौन से टाइप का हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, उसके बेस पे हमारा क्या हुआ था, कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये मेरी क्या है, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है ये, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, कलेक्शन टाइप और कस्टम डेटा टाइप। तो है तो या तो प्रिमिटिव होता है या रेफरेंस होता है। हमारे कोड जावा के लेवल पे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, आइदर प्रिमिटिव और रेफरेंस। बट स्प्रिंग के अंदर हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, डेटा पास करना है, तो हमारे पास मल्टीपल टैग है उसके लिए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कुछ टैग है, कलेक्शन टाइप के लिए हमारे पास में टैग है, कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप, लेकिन हमारे पास में टैग है। और एक कस्टम क्लासेस के लिए हमारे पास में क्या है, टैग है ये। तो कस्टम मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे करते हैं, जहाँ पर हम लोग लेयर से बनाते हैं। तो फ्रेमवर्क का एडवांटेज कहाँ मिलेगा, जहाँ पर हमारे पास में लेयर्स है। अब कोई सा भी टाइप हो, हमारे पास में डिफरेंट टाइप का क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो सेटर केस में हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर सेटर करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर केस में हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को राइट करना पड़ता है। और फिल्टर इंजेक्शन जो है वो हमारा अभी हम लोग आगे ऑटो वायर एनोटेशन देखेंगे, जो ऑटो वायरिंग वाले यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि ये टाइप ऑफ का हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, आईओसी कंटेनर को बताना है हमको। तो सेटर हम लगा रहे हैं या कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं, तो ये हमको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है यहाँ पर ये। तो जो भी कर रहे हैं एक्सएमएल के अंदर, उससे कोड को पहले यहाँ पर आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये टाइप जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, ये कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेमवर्क है वो इसके लिए नहीं है, वो हमारा क्या है, वो रेफरेंस डेटा टाइप के लिए। अब इस एक्सएमएल के साइज को हमको क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन करते जाओगे, फिर उसकी डिपेंडेंसी है उसको इंजेक्ट करवाओगे। एक तो करो और उसके बाद में उसको इंजेक्ट भी करो यहाँ पर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यहाँ पर आईओसी कंट्रोलर को बताने के लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करो। तो बिजनेस के लेवल पे काफ़ी सारी क्या होती है, क्लासेस होती है, जैसे कि मैंने बताया है पहले ही कि काफ़ी सारी हमारे पास में क्लासेस जो रहेगी वो रहती है इंजेक्शन करने के लिए, सर्विस के लेवल पे है। तो एक्सएमएल के अंदर तो पहले सारे के सारे क्लासेस को राइट करो, फिर उसके बाद में किसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना चाहिए, आईओसी कंटेनर को बताना, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करो। तो ऐसा करोगे तो प्रॉपर्टी डालोगे यहाँ पर, रेफ टैग लिखोगे और इंजेक्ट करवाओगे। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है तो सर्विस लेयर यहाँ पर 10 प्रॉपर्टी हो। फिर कभी कभी हम लोग सर्विस लेयर से वेब सर्विसेज कॉल करते हैं, एक सर्विसेज नहीं, 3 4 सर्विसेज कॉल करते ही हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। डेटाबेस भी कर रहे हैं और यूटिलिटी क्लासेस भी कर रहे हैं, सर्विसेज कॉल भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर डीआई को परफॉर्म करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़े, जो हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है ऑटो वायरिंग का। तो ऑटो वायरिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो पास हो जाएगी यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली। जस्ट हमें क्या करना है, कंटेनर को बताना है। तो कंटेनर को हम लोग इन्फॉर्म कैसे करते हैं कि जो भी क्लास है उसकी जो भी डिपेंडेंसी है, तो उसको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर ले। तो उसके हमारे पास में अलग अलग अप्रोच है, बाय नेम, बाय टाइप, बाय आईडी। बाय नेम, बाय आईडी, कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास में क्या उसके अलग अलग जो अप्रोच है। यूजफुल जो है वो बाय टाइप ही है, दूसरे यूज करते ही नहीं है आईडी वगैरह, कंस्ट्रक्टर वगैरह। बाकी है तो 4 टाइप के हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है कि वो ये बोलता है कि जस्ट आईओसी कंटेनर को बता दो कि ये इसके ऊपर जो है वो हमने यहाँ बायो टाइप लगा के रखा है। तो आईओसी कंटेनर के अंदर फिगर आउट हो जाएगा, वो उसको अंदर फाइंड आउट करेगा। यदि अवेलेबल है तो वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा वो। और यदि मल्टीपल डिपेंडेंसी सेम टाइप की है, तो कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, तो हमें क्या करना, वो ऑटो कैंडिडेट ट्रू करवाना है या फिर वो प्राइमरी को ट्रू करवाना है, वो उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर जस्ट आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म कर देना है। तो ये एक्सएमएल का जो साइज है हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उससे ये। तो हम जो फोकस करेंगे सिर्फ वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे करेंगे, हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं देंगे। तो जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक्सएमएल के साइज को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है ये, हमारा ऑटो वायरिंग जो कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच से, ये हमारा एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है। अभी हम आगे जाने वाले हैं एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे, और अभी हम आगे जाने वाले हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन के अप्रोच पे, जावा क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी हम फर्स्ट अप्रोच हमारा एक्सएमएल, अभी हमने क्या करा यहाँ पर, ये एक्सएमएल को यूज़ किया जो आप कर रहे। तो पहले एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फिर उसका साइज को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। फिर बाद में अभी हम लोग अभी यूज़ करेंगे एनोटेशन, तो एक्सएमएल का साइज और रिड्यूस होगा। अभी अभी एक्सएमएल का साइज और रिड्यूस होगा। ये ऑब्जेक्ट भी जो है वो हमको क्रिएट करने का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना है हमको ये। फिर उसके आगे आगे क्या करना है कि अभी हम लोग जैसा काम एक्सएमएल में कर रहे हैं वैसा जावा के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हम लोग करते हैं। फिर इसके इसके कॉन्फ़िगरेशन को और ख़त्म करने के बाद में जब हम लोग स्प्रिंग बूट पे आते हैं तो हम वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो स्प्रिंग बूट में ना एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच रहती है ना जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच रहती है, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती नहीं है। ये वाला जो फाइल है वहाँ पर दिखेगा ही नहीं हमको ये। एक्सएमएल बेस्ड फाइल वहाँ दिखेगा ही नहीं, वहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, वही स्प्रिंग बूट के अंदर की ब्यूटी है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखना नहीं है हमको। दैट मीन्स ना हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आईओसी कंटेनर को कुछ बताना है, ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बताना, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा ये। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसके अंदर। वो कैसे होता है वो हमको स्प्रिंग बूट में वही देखना पड़ता है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर जब हो जाएगा तो हम लोग जस्ट जो है हमारे बिजनेस लॉजिक पे फोकस करते हैं, हम लोग क्लासेस राइट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन राइट करते हैं। तो ना हमको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का लोड लेना है, ना डेवलपमेंट लेवल पे उस पर सर्वर लगाना है, अलग से इंस्टॉलेशन करना है, ना डेटाबेस इंस्टॉलेशन करना है। हम लोग एम्बेडेड सर्वर और एम्बेडेड डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि एप्लीकेशन, एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए प्रीरिक्विजिट जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे पास में लगते हैं। तो ये भी नहीं चाहिए। जस्ट हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग हम लोग कंट्रोलर सर्विस और इस पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोड राइट करते हैं बस ये। तो ये भी आगे जो है वो रिड्यूस होने वाला है ये। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ उसको रिड्यूस करेंगे ये। तो ये था हमारे पास में ऑटो वायरिंग। तो ऑटो वायरिंग का भी मैंने जो है मेन उसमें ही बताया है। ऑटो वायरिंग को मैं फिर से एक और एग्जांपल क्रिएट करके उसके अंदर अलग से राइट करूंगा मैं। इसी में नहीं करना क्योंकि ये कोड मुझे शेयर करना है। तो ये हमारे पास में होता है ये। इस तरीके से क्या होती है, ऑटो वायरिंग होती है। तो एक अप्रोच हमारे पास में ये हो गई है, दूसरी अप्रोच हमारे पास में ये हो गई है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखते हैं। एक हमारा जो एनोटेशन है जिसका नाम है ऑटो वायर। पहले मैं लगा के बताता हूँ और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंट्रोलर क्लास है हमारी, ये सर्विस क्लास है। और ये हमारा क्या है, ये पर्टिकुलरली हमारी ये डाउ क्लासेस है, ये मल्टीपल क्लासेस है ये। तो ये तो रियल टाइम यूज केस में ही आ गया है ये। अभी हमारा कार इंजन वाले एग्जांपल के अंदर पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ये मेरा कार का क्लास है और ये मेरा इंजन का क्लास है, जहाँ पर मैंने क्या करा, ये वाला जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। और क्या करा है, कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, आईओसी को बताने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा कि ये इसका यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो एक हमारे पास में हो गया सेटर इंजेक्शन और एक हमारे पास में हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन।
तो दोनों की दोनों इंजेक्शन से क्या होगा कि डिपेंडेंसी हमारी पास हो गई है यहाँ पर। ये तो कार के अंदर सेटर मेथड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मेथड होना चाहिए। तो मुझे ना सेटर प्रोवाइड करना है ना मुझे कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना है अभी। अ, उससे कोड को मैं राइट करूंगा अभी अलग से। तो यहाँ पर क्या है कि ना मेरे पास में कोई सेटर है ना मेरे पास में कोई कंस्ट्रक्टर है। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मुझे यहाँ पर पास करवाना है। तो एक हमारे पास में एनोटेशन होता है यहाँ पर, ऑटो वायर्ड। ये ऑटो वायर एनोटेशन है जो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो इंजन को इंटरनली, यहाँ पर इंजन को जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वहाँ पर वो इंजेक्ट कर लेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो वायर एनोटेशन लगाएंगे। तो ये XML के लेवल पे यहाँ पर देखो मैजिक, कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा XML के लेवल पे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो सेकेंड अप्रोच है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, यहाँ पर IOC कंटेनर कंटेनर को कैसे बताएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सेकेंड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा है एनोटेशन बेस्ड अप्रोच। रुक जाओ अभी, पहले ऑटो वायर्ड को बताने दो। यहाँ पर ऑटो वायर्ड एनोटेशन काम कैसे करता है, उसके बाद में हम जाते हैं दूसरे अप्रोच पे। तो यहाँ पर क्या है कि कार के अंदर हमें हमारा जो है ये इंजन का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इंजेक्ट यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर ही। तो हमारे पास में कोई यहाँ पर ये सेटर नहीं है ना कोई कंस्ट्रक्टर है, तो उसका कोई काम ही नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग गायब करते हैं यहाँ से ही। अब पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजन है यहाँ पर ये। तो ये तीन टाइप की डिपेंडेंसी जो है वो इसके अंदर यहाँ पर जो इंजेक्ट हो सकती है ये। तो एक तरीका तो ये है कि ऑटो वायर एनोटेशन ये बोलता है कि यहाँ पर ना सेटर होना ना यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होना इंजेक्शन के लिए, ये बस ये एनोटेशन होना यहाँ पर ही। तो ये क्या करता है कि इसकी डिपेंडेंसी जो भी मिलेगी इसकी ये उस पर इंजेक्ट कर देगा। लेकिन अभी क्या है, ये IOC कंटेनर के पास में क्या है, यहाँ पर ये तीन डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर एम्बिग्युइटी आ जाएगी, देखो करके यहाँ पर ये। और इसके अलावा भी एक और चीज आएगी। इंजन इज नल। ये इंजन को जो है वो ऑब्जेक्ट पास नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया लेकिन पास नहीं हुआ है यहाँ पर ये। पेट्रोल इंजन पास हो गया, डीजल पास हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजन पास हो गया, लेकिन यहाँ पर पास नहीं हुआ क्योंकि ना यहाँ पर सेटर है ना यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। सेटर होता तो पास हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी से सेट करना पड़ता, डिपेंड यहाँ पर हमारी क्या होती, सेटर टाइप की होती। कंस्ट्रक्टर होता तो भी पास होता, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं कार के लेवल पे और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट से पास करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने हटा दिया, यहाँ पर हमने फील्ड इंजेक्शन यूज कर लिया। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया है क्योंकि इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर XML। जैसे ही IOC कंटेनर ने उसको लोड किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फेल हो गई है। कार का ऑब्जेक्ट, पेट्रोल के जो ऑब्जेक्ट है वो पास नहीं हुए हमारे पर्टिकुलरली कार के अंदर।
तो मैंने ये तीसरे टाइप का डिपेंडेंसी, तीसरे टाइप का जो है मैंने यहाँ पर ये ऑटो वायर्ड वाला अप्रोच मैंने यूज़ किया। ये वाले एनोटेशन के थ्रू मैंने क्या करा, यहाँ पर इंजेक्शन को पास किया, जो कि मेरा थर्ड टाइप का इंजेक्शन है, फील्ड इंजेक्शन। तो पहला इंजेक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, दूसरा इंजेक्शन जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। तो वहाँ पर जो है सेटर की मेथड राइट करो, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करो, देन IOC कंटेनर विल बी एबल टू इंजेक्ट अवर डिपेंडेंसी, बट इफ वी आर यूजिंग फील्ड इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायर कॉन्फ़िगर, ऑटो वायर। तो ऑटो वायर एक एनोटेशन है जिससे ऑटो वायरिंग होती है, और ये ही देखने को मिलता है एप्लीकेशन के लेवल पे। ये सब देखने को मिलते नहीं है, टैग वगैरह। ऑटो वायर देखने को मिलता है मोस्टली, ऑटो वायर होता है, और एक और होता है, वो भी ऑटो वायर ही है, इंजेक्ट ऐसा कुछ नाम है उसका। देखेंगे आगे। तो उसका जो काम है वो है DI को परफॉर्म करने का। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है यहाँ पर। नल पॉइंटर क्यों आ गया है यहाँ पर, ये कि हमने जब ड्राइव मेथड को यहाँ से कॉल किया, तो उसको यहाँ पर जो है वो कार ने ड्राइव मेथड को कॉल किया, किस लाइन पर आया, 20 नंबर की लाइन पर आया। ये 20 नंबर की लाइन मतलब ये यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया ही। वो जो इंजन जो है वो उसको क्या हो रहा है, वो नल पास हो रहा है ये। मतलब इंजन का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बना नहीं। तो इंजन के ऑब्जेक्ट तो बन गए, लेकिन यहाँ पर पास नहीं हुआ। पास कौन करवाता था, पास करवाता था हमारा सेटर। इस तरीके से जब सेटर मेथड थी, तब सेटर पास करवाता था यहाँ से। ये लाइन से पास होता था पहले, लेकिन क्रिएट तो हो गया, पास ही नहीं हुआ। सेटर मेथड होना और प्रॉपर्टी के थ्रू बताना है कि हम लोग सेटर इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो है वो टाइप ऑटो वायर वाला यूज कर लिया और शटर वाला हटा दिया है वहां से। मतलब प्रॉपर्टी टैग ही नहीं है उसमें, तो कहाँ से पास होगा ये। प्रॉपर्टी के अंदर रेफ यूज करते थे। तो जब भी एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज करो, तो IOC कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, ये हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी हमारे पास में क्या है, एक टैग है इसका। तो ये वाला जो XSD जो है, ये स्कीमा, XML स्कीमा डेफिनेशन। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टैग है। अब ऐसा हमारे पास में क्या है कि एक और स्कीमा का डेफिनेशन है, तो हमें और एडिशनल फीचर चाहिए यहाँ पर स्प्रिंग के, तो दूसरे टैग जो है उसको लाना पड़ेगा। वो टैग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर नहीं है ये। तो जैसे क्या होता है कि जावा के अंदर हम लोग दूसरी जावा क्लास यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, और उसका वहाँ पर लाइब्रेरी या जार फाइल वहाँ पर होना चाहिए। वैसा जब XML के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका XSD चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसके डेफिनेशन होना चाहिए। तो जो एनोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ये, तो वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच के लिए यहाँ पर हमको जो टैग चाहिए वो बीन के अंदर नहीं है, वो हमारे वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हमें उसका XSD चाहिए रहेगा, ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट XSD। बताऊंगा कल ये। और तो स्प्रिंग बीन का XSD तो हमारे पास में है ये।
कॉन्टेक्स्ट वाला एक्सएसडी चाहिए। तो जो टैग होते हैं हमारे पास में किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सएमएल, वो हमें कहीं ना कहीं पर डिफाइंड होते हैं वो। तो जावा का क्लास राइट करना जो है वो, जिससे कि हम लोग जब जावा के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसा क्या होता है एक्सएमएल के अंदर एक्सएसडी होते हैं, उससे एक्सएमएल के जो टैग है उसका डेफिनेशन उसके अंदर रहता है। जैसे जावा का डेटा टाइप है, वैसा एक्सएसडी के अंदर हर टैग का जो मीनिंग है वो उसकी एक्सएसडी के अंदर रहता है कि वो टैग कौन सा टाइप का है ये। तो हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट वाला एक्सएसडी। एक्सएसडी का इसी को क्या कर लो यहाँ पर ये कॉपी कर लो, इनके बीच में क्या दे दो, स्पेस दे दो। तो ये डाउनलोड करेगा इसको ये, ताकि हमको एक्सएमएल में मिले। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बीन का आ गया, कॉन्टेक्स्ट का आ गया, तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। तो बीन की जगह पे कॉन्टेक्स्ट कर दिया सेम टैग को, इसको मैं सेव करूँगा ये। तो मेरे पास में जो है वो इस पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग, अब इसका एक मीनिंग होता है, इसको मिल नहीं रहा है, ये मैं इसको सेव करता हूँ ये। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर टैग एंटर किया है यहाँ पर ये। तो बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग एक्सएसडी डिफाइन करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के या अदर फ्रेमवर्क के भी, कभी एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो उनकी कम्युनिटी ने उसके वहाँ पर जो है वो टैग का डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैंने कॉन्टेक्स्ट का एक्सएसडी यहाँ पर कॉल किया, 404 HTTPS करेंगे। ये तो देखो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आई है यहाँ पर, ये तो जावा का क्लास जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि डेटा का टाइप क्या है। वैसा कि एक्सएसडी के अंदर क्या होते हैं, डेफिनेशन रहती है उस एक्सएमएल के टैग की, कि जो पर्टिकुलरली टैग है वो उसका क्या मीनिंग है, उसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पर ये। तो एक्सएसडी के अंदर यहाँ पर यदि देखते हैं तो उसका टाइप रहता है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, ये इंटर टाइप का है, ये डेटा टाइप है। फिर यहाँ पर जो भी हम लोग उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। जो भी हमने टैग का नेम यूज़ किया है यहाँ पर, जो भी हम लोग टैग यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग बीन टैग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये,
तो यहाँ पर बीन है, ये कार है आईडी, तो उसका टाइप स्ट्रिंग है। ये जो है इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ये सब जो है वो उस एक्सएसडी के अंदर डेफिनेशन रहती है उसकी ये। तो एक्सएमएल भी एक तरीके की अप्रोच ही है जो जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेटा डेटा को राइड करते हैं यहाँ पर, लेकिन उस मेटा डेटा का किसी ना डेफिनेशन दिया हुआ होता है। तो जो कि स्प्रिंग की कम्युनिटी ने दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्सएसडी हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। कि लाइक हम एक एम्प्लॉय का एक्सएमएल बनाना चाहते हैं और इसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी हम लोग रखना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका एक्सएसडी पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ये, जो कि उसके डेटा टाइप को बताएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर लोड नहीं हुआ है, मतलब हमारा प्रॉपर यूआरएल नहीं है। तो कॉपी भी मारना है तो उसके लिए भी स्किल चाहिए रहती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला टैग उसको मिलना चाहिए। डाउनलोड करता है ये उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है। मेवन करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपडेट प्रोजेक्ट करते हैं एक बार। HTTP स्प्रिंग कंटेक्स्ट एक्सएसडी स्प्रिंग कंटेक्स्ट, जैसा कि ऊपर बीन है वैसे कंटेक्स्ट के लिए हमको करना है एज इट इज। ओके। या यहाँ पर स्कीमा का लोकेशन है, ओके, यहाँ पर डिफाइन भी करना था। जैसा बीन के लिए डेफिनेशन दी है वैसा यहाँ पर क्या है कि कंटेक्स्ट की भी डेफिनेशन देना है। ये एक्सएमएल को राइट करने के रूल है, लाइक ये इंपोर्ट स्टेटमेंट की तरह है ये। ओके। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम जो भी डिफाइन करते हैं यहाँ पर कंटेक्स्ट वाले टैग हमको चाहिए। तो जब हम उसके टैग क्रिएट करेंगे तो हमको उसके आगे उसका अलियास जो है वो राइट करना पड़ता है यहाँ पर। तो यदि एक ही हमारे पास में जस्ट एक ही लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं बीन्स की, तो अलियास नेम नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन जब मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टैग आपस में कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर हमको अलियास नेम देना पड़ता है, ये कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर तो ये वो ये बताएगा कि जो ये टैग है वो कॉन्टेक्स्ट का है। हम बीन पे भी दे सकते थे, यहाँ पर एबीसी करके दे देते उसको, चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फिर ये बीन टैग को यहाँ पर बताना पड़ता है ये कि ये एबीसी वाले का है, ये एबीसी वाले का है ये। तो एक तो रहता है डिफॉल्ट, एक जो रहता है वो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हमको वो मैन्युअली बताना पड़ता है। ये सब एक्सएमएल के क्या है, ये रूल है राइट करने के यहाँ पर ये। तो वो इसकी यहाँ पर जो है वो सीधे कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर। अभी हमको क्या चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए यहाँ पर ये, क्योंकि स्प्रिंग कोर के अंदर हमारा जो स्प्रिंग कोर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के अंदर एक चीज होती है कंटेक्स्ट, यहाँ पर ही। तो कंटेक्स्ट का काम ही रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट हो उसका कंटेक्स्ट क्रिएट करना। तो मैं कंटेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कल। तो ये स्प्रिंग कोर का एक पार्ट है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक एक्सएमएल क्रिएट किया है यहाँ पर ये।
सॉरी एक्सएसडी को यहाँ पर ऐड किया यहाँ पर ये, क्योंकि मुझे ये वाला एनोटेशन चाहिए था मुझे ये। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रन करता हूँ मैं। तो मुझे क्या हुआ, वाला प्रॉब्लम तो नहीं आया जो अभी नल वाला आ रहा था, लेकिन वो एम्बिग्यूटी वाला मुझे इशू आ गया ये, फाउंड 3 डिपेंडेंसी। तो ऑटो वायरिंग तो मेरी यहाँ पर परफॉर्म होगी। ये एनोटेशन तो मेरा लग गया, एनोटेशन लगाने के लिए मुझे ये वाला टेक चाहिए। अब ये वाले टेक की डेफिनेशन जो है वो दूसरी वाली एक्सएसडी में है कंटेक्स्ट की। तो स्प्रिंग के लिए हम लोग जो भी टेक यूज़ करते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन या उसको सिंगलटन देना है तो उससे रिलेटेड टैग यहाँ पर है। लेकिन हमको ऑटो वायर वाला एनोटेशन चाहिए तो हमको कंटेक्स्ट में जाना है। तो ये वाला टैग जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो फॉर इनेबलिंग, मतलब आईओसी कंटेनर के पास में फैसिलिटी आ जाएगी वो एनोटेशन का भी यूज़ कर सके, तो उसको कंटेक्स्ट चाहिए यहाँ पर ये एनोटेशन। तो यहाँ पर ये वाला टैग ऐड करना पड़ेगा, तो एक्सएमएल को बताना पड़ेगा कि भाई एक्सएमएल टैग बेस्ड यूज नहीं करना है, एनोटेशन तो वाला भी अप्रोच यूज करना है यदि अवेलेबल है तो। बट आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर एबल है एनोटेशन को भी यूज करने के। तो मैंने अब मेरा ऑटो वायर काम करेगा यहाँ पर ये वाला ही, ऑटो वायर्ड के बिहाइंड द सीन रिफ्लेक्शन एपीआई काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले का जो ये ऑटो वायरिंग वाले कोड में मैंने लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या करा था कि जो रिफ्लेक्शन एपीआई का जो कोड है वो मैन्युअली राइट किया था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में ये हमने जो कोड राइट किया था ये, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीज़ें एक एनोटेशन के बिहाइंड द सीन लगी हुई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर उसकी प्रोग्रामिंग है ये। इंटरनली यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो एनोटेशन जो है ये उसके पीछे वो रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो रहा है। बट कंटेनर को बताना पड़ रहा है, तो कंटेनर एक्सएमएल से कॉन्फ़िगरेशन को नहीं उठा रहा है, कंटेनर ये एनोटेशन से उठा रहा है। एनोटेशन का अंदर क्या होते हैं, पार्सर होते हैं जो कि हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट के लेवल पे होते हैं ये एनोटेशन। तो ये एनोटेशन जो है वो जावा का एक फीचर है, वैसे ही जावा के अंदर आया है यहाँ पर ये। लेकिन कम्युनिटी ने उनके क्या करके रखे, प्री डिफाइन एनोटेशन जो है वो दे के रखे हुए हैं। तो जो एनोटेशन जो है वो जावा का फीचर है। यहाँ पर देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा ये एनोटेशन क्या है, एनोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एनोटेशन का मीनिंग क्या है। तो जैसे एक्सएमएल एक अप्रोच है, उसके अल्टरनेटिवली एक हमें एक तरीका है जहाँ पर हम लोग आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। लेकिन आईओसी कंटेनर को वो इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आईओसी कंटेनर के अंदर जो है वो एनोटेशन रीड करने का इंजन चाहिए। एक्सएमएल के अंदर एक्सएमएल पार्सर चाहिए होते हैं, और एनोटेशन के लिए वो एनोटेशन का इंजन चाहिए जो। तो ये वो क्या करता है, वहाँ से मेटा डेटा को निकालता है वो यहाँ से ही एनोटेशन के बारे में जो है वो एनोटेशन जो है वो जावा के अंदर दिया हुआ है। जावा के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं, हमारा जेवीएम एनोटेशन को रीड करता है। लेकिन ये तो होगा जावा का प्रोसेस, बट कम्युनिटी ने उनके एनोटेशन दिए हुए हैं जो कि स्पेसिफिक कुछ कोई सा काम करते हैं। बट वो काम का डेफिनेशन जो है वो कम्युनिटी ने दिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करता है हमारा जेवीएम। बिकॉज जेवीएम के पास में वो फैसिलिटी है, जेवीएम के पास में वो इंजन है जो कि क्या करेगा कि ये इसको यहाँ पर ये यूज़ करके वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से यूज़ करेगा ये। तो आईओसी कंटेनर के अंदर जो है वो ये आईओसी कंटेनर को बताना पड़ता है कि भाई एनोटेशन का यूज़ करो, तो इनेबल करो ये वाली फैसिलिटी को ये। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला टेक चाहिए ये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि ऑटो वायर तो यूज़ होना चाहता है लेकिन उसको 3 3 डिपेंडेंसी मिल गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी ऑटो वायरिंग जो रहेगी वो बाय टाइप की रहेगी। मैंने वही बोला मल्टीपल टाइप की, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो बाय टाइप वाला करते हैं। कहीं पर भी यूज़ होता है एप्लीकेशन के लेवल पे वो बाय टाइप वाला होता है। तो हमारे पास में क्या अप्रोच है, दो को रिमूव कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। तो दूसरा अप्रोच क्या है हमारे पास में कि
हम यहाँ पर प्राइमरी किसको डाल देते हैं अभी, ये पेट्रोल इंजन को। तो दो इग्नोर हो जाएगी उस समय, तो अभी पेट्रोल इंजन हमारे पास में इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है कि ये यहाँ से ये पेट्रोल इंजन जो है वो इंजेक्ट हो गया, बाकी तो इग्नोर होगा ये। तो यहाँ पर हमने ना कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, ना हमने जो है वो सेटर को यूज़ किया। हमने यहाँ पर क्या किया, थर्ड वाला जो यूज़ है वो ऑटो वायरिंग वाला किया। बिहाइंड द सीन इसके अंदर स्प्रिंग एपीआई रहते हैं, और ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे काम करता है। और एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है एक्सएमएल का, ये कि अल्टरनेटिवली यहाँ पर क्या है, ये अप्रोच है ये। तो इसके आगे जो है वो हम अभी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे, तो अभी हमको ये भी नहीं करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं करना है। तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। हमें ये भी नहीं करना है, इतना कॉन्फ़िगरेशन भी राइट नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके भी ऊपर भी एक एनोटेशन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट। तो ये स्प्रिंग के जब एनोटेशन पूछे जाते हैं तो जब हमको ये बताने पड़ते हैं तो ये बेसिक एनोटेशन है जो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डीजल इंजन है, उसके ऊपर कंपोनेंट लगा दिया। यहाँ पर जो है हमारा पेट्रोल इंजन है, उसके ऊपर कंपोनेंट लगा दिया यहाँ पर ये। तो ये भी नहीं करना है, फिर एक्सएमएल भी राइट नहीं करना है। तो एक्सएमएल के अंदर जो है ये वाला कोड भी राइट नहीं करना, ये भी ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। बट बताना पड़ेगा एक्सएमएल को कैसे क्रिएट करो। तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास में एनोटेशन है, नॉट एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम है कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, पैकेज को पास करते हैं। तो उस पैकेज के अंदर जो जो भी कंपोनेंट है वो उसको स्कैन करके करता है, उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर देता है। कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज या उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है वो यहाँ पर पास कर देता है। तो यहाँ पर फिर से एम्बिग्युइटी आएगी, बिकॉज उसको तीन इम्प्लीमेंटेशन मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रॉब्लम होगा यहाँ पर ये। तो एक्सएमएल के बेस पे जो काम हमने यहाँ पर किया था कि जिसका करवाना है उसको प्राइमरी कर दो, वैसा कि वैसा यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, एनोटेशन होता है यहाँ पर उसका भी एक ही प्राइमरी। तो हम धीरे धीरे करके कहाँ जा रहे हैं, एक्सएमएल को ख़त्म कर रहे हैं और एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वही काम हो जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सएमएल का जो साइज है वो और रिड्यूस हो गया है यहाँ पर ये। हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे चले गए हैं, ये अनादर अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी एक्सएमएल तो है, पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है अभी भी, मतलब एक्सएमएल है यहाँ पर अवेलेबल ये। लेकिन एक्सएमएल को हमको बताना पड़ रहा है ये। तो ये होता है हमारा ये एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, पूरे एक्सएमएल को ही उड़ा देंगे यहाँ पर ही। आगे की तरफ जाएंगे तो एक्सएमएल को उड़ा देंगे हम लोग यहाँ पर ये। और जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन चले जाएगा वो जावा के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चले जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारा एक थर्ड अप्रोच रहेगा, जावा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो अप्रोच रहेगा। और स्प्रिंग बूट में आते आते पूरे कॉन्फ़िगरेशन को उड़ा देंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वहाँ पर ही। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ना टैग यूज़ करना है बताने के लिए, ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करना है। जो करना है हमारे क्लास के लेवल पे करना, जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ही जो होंगे वो हमें एनोटेशन रिटर्न मिलेंगे यहाँ पर ये। तो इसको हम देखते हैं आगे वाली चीज़ें नेक्स्ट सेशन में। तो अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग एक्सएमएल राइट कर रहे हैं, फिर उसको रिड्यूस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग टाइप देखेंगे, और उसके बाद में स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन ही ख़त्म कर देंगे ये। तो वो स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने के पहले ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है अंडरस्टैंड करना ये।
बिकॉज जब इशू आते हैं तो उसके अंडरलाइन क्या रहता है, फ्रेमवर्क का रहता है, और फ्रेमवर्क के अंडरलाइन क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।